चलिए सुनिए, क्या सब पढ़े थे पिछले दिन? पिछले दिन पढ़े थे क्या? डॉट प्रोडक्ट, है ना? पिछले दिन पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट में क्या सब पढ़े थे ये देख लो जरा सा। डॉट प्रोडक्ट में क्या सब पढ़े थे? कि डॉट प्रोडक्ट में आपको बताए थे कि अगर दो वेक्टर है, वेक्टर ए x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और एक दूसरा वेक्टर हुआ करता था वेक्टर बी, जो था कितना? x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो भाई जो हम लोग ए डॉट बी लिखते थे, वो ए डॉट बी कितना लिखते थे? x1 x2 प्लस y1 प्लस z1 z2। एक दूसरा चीज में क्या सिखाया था तुमको कि अगर ए डॉट बी लिखना है तो इसको तुम ए बी कॉस थीटा भी लिखोगे, और अगर यहीं से कॉस थीटा लिखना होता था तो ए डॉट बी बाई ए बी भी लिखोगे। इतनी चीज़ों पर पिछले दिन डिस्कस हो चुकी थी, है ना? अच्छा, इसमें मैं कुछ केस एनालिसिस किया था। केस एनालिसिस क्या किया था कि अगर 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 ए डॉट बी जीरो के बराबर में आ जाता था, अगर क्या था, ए डॉट बी इक्वल टू आ जाता था कितना? जीरो, तो आपको सीधे कहते थे थीटा बराबर कितना? 90 डिग्री, है ना? अगर दूसरा केस क्या पढ़े थे कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू आ जाता था कितना? ए बी के, तो ए बी के बराबर में आ जाता था, आपको थीटा बराबर कितना बोलते थे? 0 डिग्री। और आपको पता था कि अगर ए डॉट बी इक्वल टू आ जाता था माइनस ए बी के, तो माइनस ए बी के आ जाता था, तो थीटा बराबर आपको कितना बताते थे? 180 डिग्री, ठीक ना? तब थीटा बराबर कितना बताते थे आपको? 180 डिग्री। ये चीज आपको याद होगा, ठीक ना? अगर आपको इतना याद है तो आज हम लोग क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट पे क्वेश्चन करेंगे। हमारे पास दो वेक्टर गिवन होंगे। दो वेक्टर गिवन होंगे क्या? एक ए इक्वल टू x1i प्लस y1j प्लस z1k, बी इक्वल टू x2i प्लस y2 प्लस z2k। तुमको याद होगा कि अगर हम लोगों को a इक्वल टू निकालना होता था, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर a, तो इसको लिखते थे कितना? रूट अंडर x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस, और जब b निकालना होता था, जो कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर b होता था, तो वो कितना लिखते थे? रूट अंडर x2 का स्क्वायर प्लस y2 का स्क्वायर प्लस z2 का स्क्वायर, है ना? इतना चीज पिछले दिन हम लोग डिस्कस कर चुके थे। ये था डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का चूंकि आंसर, जो ए डॉट बी का आंसर आता है, वो आता है कैसा? स्केलर। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। इतना चीज पर हम लोगों ने पिछले दिन डिस्कस कर लिया था। अब आज इस सारी चीजों पर हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चन करेंगे। आपको क्वेश्चन करने के लिए इतनी सारी चीजें दिमाग में चाहिए। समझ में आ रही है बात? अब देखो भाई कि क्वेश्चन आएगा तो कैसा क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन कह रहा है क्या? क्वेश्चन कह रहा है क्या कि यदि वेक्टर ए इक्वल टू दिया हुआ है 3i माइनस 2j प्लस 4k, एंड वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है, एंड वेक्टर बी इक्वल टू दे रखा है कितना? 4i माइनस अल्फा जे प्लस 2k, ठीक ना? कह रहा है क्या कि आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then find the value of then find the value of अल्फा। आपके पास दो वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए और वेक्टर बी। कह रहा है क्या कि दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, दोनों अगर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इस अल्फा का वैल्यू आप बताइए कि कितना होने वाला है। तो बेटा दो वेक्टर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या? थीटा 90 डिग्री है। और थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या? थीटा 90 डिग्री का मतलब क्या कि दोनों के बीच का एंगल ए डॉट बी जो है वो कितना? जीरो। ए डॉट बी का वैल्यू कितना आएगा? जीरो आएगा। अब देखो, जब ए डॉट बी का वैल्यू तुम जीरो करोगे, तो पहले यहाँ ध्यान से देखो कि जो तुम्हारा x1 y1 और z1 है वो क्या है। तो यहाँ से देखिए, तो x1 इक्वल टू कितना? 3, y1 इक्वल टू कितना? -2, और z1 इक्वल टू कितना?
4। इतना है कि नहीं है ऊपर वाले वेक्टर में। दूसरा में देखिए कि जो आपका x2 इक्वल टू है वो कितना है 4, जो आपका y2 इक्वल टू है वो कितना है माइनस अल्फा, और जो आपका z2 इक्वल टू है वो z2 इक्वल टू कितना है 2। ठीक ना। अब देखो कि कह रहा है क्या कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी है। इसका मतलब साफ साफ होता है क्या कि जो ए डॉट बी होगा वो इक्वल टू कितना होगा 0, है ना। इसका मतलब साफ साफ क्या होता है कि जो ए डॉट बी होगा वो 0 होगा। अब ए डॉट बी के बारे में क्या जानते हैं भाई, ये कहता है कि x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 इक्वल टू कितना होना चाहिए। ए डॉट बी के जगह पर क्या लिखे x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब देखो भाई कि यहाँ से सारा वैल्यू डालो, x1 3 और x2 4, तो 3 गुने 4 प्लस y1 y2 यानी कि -2 और इनटू y2 के जगह पर कितना है अल्फा की माइनस अल्फा, माइनस अल्फा। ठीक ना, y2 के जगह पर कितना है माइनस अल्फा और प्लस z1 z2 का मतलब कितना बेटा 4 गुने 2 बराबर कितना 0। देखो इसको सॉल्व करेंगे तो अल्फा निकलेगा कि नहीं निकलेगा, कितना आएगा, आएगा कितना 12 प्लस 2 अल्फा प्लस 8 बराबर 0, 12 8 20 हो जाएगा, तो 2 अल्फा प्लस 20 बराबर 0, तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा 20 को ले जाओ -20 हो जाएगा, 2 से भाग कर दो -10 हो जाएगा। सॉल्व हो गया। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। चलिए अब यहाँ से देखिए कि आपको मैं एक और क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, और उस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और बना करके दिखाने का प्रयास करेंगे कि आप एकदम सही सही इसको बना लें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपके लिए, क्या कह रहे क्या कि इफ, क्वेश्चन कह रहे क्या इफ वेक्टर ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू कह रहा है कि ये है अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस बीटा टाइम्स जे कैप प्लस 3 टाइम्स के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू क्या कह रहा है, वेक्टर ए के बारे में तुम्हारे पास कह रहा है क्या कि ये जो है तुम्हारे पास ये है कितना अल्फा टाइम्स आई कैप माइनस बीटा टाइम्स जे कैप, ठीक है, और प्लस 4 टाइम्स के कैप। और एक कह रहा है क्या कि वेक्टर सी है, जो वेक्टर सी के बारे में क्या कह रहा है कि ये जो है तुम्हारा अल्फा टाइम्स आई कैप प्लस 2 बीटा टाइम्स जे कैप प्लस 2 टाइम्स के कैप। कह रहा है क्या कि इफ वेक्टर ए, वेक्टर बी एंड वेक्टर सी आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, then find the value of, then find the value of अल्फा एंड बीटा। अल्फा और बीटा दोनों का वैल्यू पता करना है। कह रहा है क्या कि तीनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर। देखिए अल्फा बीटा दो अननोन क्वांटिटी है आपके पास, आप यहां से 2 या 3 इक्वेशन बना सकते हैं। 2 इक्वेशन कब, ए और बी परपेंडिकुलर है, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होने का मतलब क्या हुआ कि जो वेक्टर ए है वो क्या है वेक्टर बी के परपेंडिकुलर है। तो जब दोनों परपेंडिकुलर है, ए परपेंडिकुलर बी जैसे ही तुम लगाओगे, इसका मतलब तुम सीधे क्या करोगे ए डॉट बी को 0, एक इक्वेशन बन जाएगा। अगर तुम देखोगे कि बी परपेंडिकुलर वेक्टर सी लगाओगे, तो यहाँ से तुम्हारा क्या निकल जाएगा कि जो बी डॉट सी होगा वो भी कितना, काम तुम्हारा इतना में ही हो जाएगा। क्यों कि 2 अननोन है केवल आपके पास अल्फा बीटा, और 2 वेरिएबल भी है निकालना। तो इस दोनों से 2 इक्वेशन निकलेगा और दोनों को सॉल्व करिएगा तो आपको अल्फा बीटा मिल जाएगा। लेकिन अगर फिर भी आपको लगे कि कम है, ठीक ना, लेकिन फिर भी लगे कि आपको कम है, तो आप ये भी कर सकते हैं कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर सी, इसका मतलब जो ए डॉट सी होगा ये भी कितना होगा। तो यहाँ से आप 3 इक्वेशन निकालेंगे, तीनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका अल्फा और बीटा क्या होगा निकल जाएगा। कर लेंगे, होमवर्क में छोड़ दूँ, होमवर्क में छोड़ दो, कर लेंगे। क्या करना है बेटा, इस 3 कहानी को तुम करोगे, इस तीनों कहानी को सॉल्व करके देखो कैसे,
इस तीनों कहानी को सॉल्व करके कैसे, यहाँ से करोगे a डॉट बी, तो देखो x1 x2 यानी अल्फा और अल्फा, तो अल्फा अल्फा को मल्टीप्लाई करोगे कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर। बीटा और बीटा को गुना करोगे माइनस बीटा स्क्वायर, क्योंकि प्लस माइनस है, प्लस 4 तिया 12 इक्वल टू कितना, एक इक्वेशन बन गया। एक दूसरा इक्वेशन देखिए बी और सी से, तो जब बी और सी से आप बनाइएगा तो देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर प्लस, अच्छा माइनस है, माइनस होगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस 8 बराबर कितना, 0। यहाँ से देखिए एक तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, तीसरा इक्वेशन क्या बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 2 बीटा स्क्वायर और प्लस कितना 2 3 जा 6 इक्वल टू कितना। अब ये 3 इक्वेशन है और तीनों अल्फा ही बीटा में है। अच्छा यहाँ से एक चीज़ देखो, इस दोनों इक्वेशन को क्या करो, ऐड करो, पहले और दूसरे को। इस दूसरे तीसरे को जब ऐड कर दोगे, है ना, तो दूसरे तीसरे को जब ऐड कर दोगे इस दोनों को, ठीक ना, इस दोनों को क्या करिए आप ऐड कर दीजिए। इस दोनों को जब आप ऐड कर दीजिएगा तो देखिए तो माइनस बीटा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर कट जाएगा, 2 टाइम्स अल्फा स्क्वायर प्लस 14 बराबर कितना, यानी 2 अल्फा इक्वल टू कितना, यानी अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना -7। तो यहाँ से अल्फा आपका निकल के आ जाएगा रूट अंडर कितना -7, इमेजिनरी नंबर है ना। तो फिर इसी वैल्यू को कहीं पर पुट कर दीजिएगा तो बीटा भी निकल के आ जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आ रहा है समझ में कि नहीं। इस तरह से आप इसको सॉल्व करके और अल्फा और बीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। क्लियर है इतनी बातें। चलिए देखिए आपको एक अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक अगला क्वेश्चन देखिए, एक अगला क्वेश्चन है आपके पास क्या कि इफ ए इक्वल टू, वेक्टर ए इक्वल टू दे रखा है कितना, अल्फा स्क्वायर आई कैप प्लस अल्फा टाइम्स जे कैप प्लस 3 के कैप। और दूसरे इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है तुम्हारे पास, कि दूसरे इक्वेशन के बारे में क्या कह रहा है कि अगर एक वेक्टर बी है ऐसा जो है आई कैप प्लस जे कैप और प्लस ये कह रहा है कितना, यह है तुम्हारा 4 टाइम्स के कैप। कह रहा है कि इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी देन फाइंड all possible value of, then find all possible value of alpha, then find all possible value of alpha। बना के दिखाइए, बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए 10वीं क्लास का मैथमेटिक्स आना चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आना चाहिए, 2 वेरिएबल लीनियर इक्वेशन का सवाल आपसे बनना चाहिए। अगर इतना बनेगा तो निश्चित रूप से आप इस सवाल को बना लेंगे। देखिए जैसे ही बोले परपेंडिकुलर है, मतलब सीधे सीधे तुमको ये डिसीजन ले लेना है कि दोनों वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट होगा ए डॉट बी वो कितना आएगा, 0 आएगा, है ना, कितना आएगा, 0 आ जाएगा। अब ए डॉट बी 0 आने का मतलब देखो इस सब के पीछे नहीं कुछ तो कितना 1, अल्फा स्क्वायर 1 को गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, ऐसे देखो अल्फा 1 को गुना करोगे तो कितना आएगा, और प्लस 4 और 3 को गुना करोगे तो कितना आएगा, इक्वल टू कितना। देखो इसको फैक्टराइज करो तो अल्फा स्क्वायर कैसे फैक्टराइज करोगे, कॉमन लेके, नहीं ये डी नेगेटिव हो जाएगा। ऐसा करिए, ऐसा करिए, एक प्लस को कर दीजिए आप माइनस, एक प्लस को कर दीजिए आप माइनस, और जब माइनस कर दीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना -12, ठीक ना। तो ये आ जाएगा कितना, अल्फा प्लस में लाना है तो प्लस सीधे लिखो 4 अल्फा और -3 अल्फा -12 इक्वल टू कितना, ठीक है। अब दोनों में से अल्फा कॉमन ले लो, अल्फा प्लस 4 हो जाएगा, और इधर से -3 कॉमन ले लोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, अल्फा प्लस 4 इक्वल टू 0। इस दोनों में देखो अल्फा प्लस 4 है तो अल्फा प्लस 4 कॉमन कर लो, कितना आ जाएगा, अल्फा -3 और ये आ जाएगा इक्वल टू 0। तो 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो या तो ये 0 हो जाए या तो ये 0। तो जब अल्फा प्लस 4 को 0 करिएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा,
-4, और जब अल्फा -3 को 0 करिएगा तो अल्फा इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो 2 आंसर हो जाएगा। अल्फा -4 होगा तब भी ये दोनों परपेंडिकुलर, और अल्फा 3 रहेगा तब भी ये परपेंडिकुलर। बात समझ में आया कि नहीं? देखो डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट के लिए सीधे कौन सा टर्म लिखते हैं, x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2। अब देखो x1 x2 का मतलब कितना, अल्फा स्क्वायर इंटू 1, तो अल्फा स्क्वायर ही रह जाएगा, है ना। y1 y2 का मतलब कितना, अल्फा इंटू 1 मतलब प्लस अल्फा ही रह जाएगा। और z1 z2 का मतलब कितना, 4 गुने 3 माइनस में 12, और ये इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये दे रखा है तुम्हारा क्या, कि वेक्टर ए जो है वो परपेंडिकुलर टू क्या है, वेक्टर बी है। अब इसी को 0 कर दिए, और इसी कहानी को आप सॉल्व कर दीजिए यहाँ से, तो आपका काम हो गया। बात समझ में आया कि नहीं? बात समझ में आया? बात समझ में आया तो एक अगला क्वेश्चन लीजिए। एक अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है क्या, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए इक्वल टू आई प्लस जे एंड वेक्टर बी इक्वल टू आई प्लस के। ये दो वेक्टर है आपके पास, और इस दोनों वेक्टर के बीच का एंगल आपको निकालना है। वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस जे, और वेक्टर बी दे रखा है आई प्लस के। इस दोनों के बीच का एंगल निकालना है। एंगल निकालने के लिए आपके पास याद होगा आपको कि फॉर्मूला है क्या चीज़, कॉस थीटा इक्वल टू ए डॉट बी बाई कितना, ए बी। ठीक है, इस दोनों के बीच का एंगल निकालिए। अच्छा, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका पहला दिन है क्लास में? नहीं ना? कोई है? नहीं है तो ठीक है, क्योंकि हमको बड़ी डर रहता है जिनका पहला दिन रहता है उनके लिए। पहला दिन है? अच्छा। अच्छा एक चीज़ देखो, 2 दिन से आ रहे हो ना क्लास, और कल जितना बुझा रहा होगा उससे ज़्यादा आज बुझा रहा है कि नहीं? कल और अच्छा बुझाएगा, ठीक ना। और धीरे धीरे 4-5 दिन में बहुत अच्छा बुझाने लगेगा। और ये चीज़ तुम जान लो कि जितना प्रॉब्लम प्रैक्टिस यहाँ करवा देंगे, ठीक ना, छापरा में कोई कोचिंग वाला नहीं करवाता है, एक अवंती को छोड़ के। ठीक है, सबका बुराई नहीं करना चाहिए कि आई एम द सुपीरियर, अवंती वाला करवाता है। लेकिन अवंती वाला पैसा कितना लेता है? हाँ, यहाँ कितना लेते हैं, 1-1.5 हज़ार में, और वहाँ 1-1.5 लाख में। कितने का फर्क? 100 गुना नहीं, छोड़ो 10 गुना का तो जरूर फर्क है। कितना आया कॉस इनवर्स 1/2? सीधे सीधे बोलो ना, 60 डिग्री है। 1/2 कितने पे आता है? चलिए देखिए, यहाँ पे देखो बेटा कि वेक्टर ए इक्वल टू तुम्हारे पास क्या दिया हुआ है, आई कैप प्लस जे कैप प्लस 0 के कैप लिख दे। के कैप नहीं दिया हुआ है, मतलब कितना, 0 के कैप। वेक्टर बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है, आई प्लस के दिया हुआ है, तो आई प्लस 0 जे और प्लस के कैप लिख दें। जिसके पीछे कुछ नहीं है उसके पीछे कौन है, 1। अब देखो कि अगर तुम यहाँ से ए डॉट बी लिखोगे, तो ए डॉट बी x1 x2 यानी कि 1 × 1 प्लस y1 y2 यानी कि 1 × 0 प्लस z1 z2 यानी कि 0 ये कितना आ जाएगा, 1 + 0 + 0, जो कि आ जाएगा कितना, मतलब तुम्हारा जो ए डॉट बी निकल के आ गया, वो ए डॉट बी कितना आ गया, 1। अब देखो हमको ए बी भी चाहिए, तो यहाँ से देखिए कि अगर आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए निकालिएगा, जिसको आप ए बोलते हैं, तो √x1² + y1² + z1² लिखिएगा। तो x1 का स्क्वायर का मतलब कितना, 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस, देखिए तो ये कितना आ जाएगा, √2, 1 और 1 √2, है ना। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी आप यहाँ से लिखिएगा, जिसको आप क्या बोलते हैं, बी, तो ये आ जाएगा कितना, 1 0 1, 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये भी कितना आ जाएगा, √2। अब देखो तुम्हारे पास जो फॉर्मूला है, उस फॉर्मूला में क्या करो, सारा वैल्यू पुट करो।
तो ए डॉट बी का वैल्यू कितना आया, ए का वैल्यू कितना आया और बी का भी वैल्यू कितना आया, यानी कि कितना हो गया 1/2। तो अब यहाँ से तुम ये चीज देखो कि तुम्हारा कॉस थीटा इक्वल टू आया कितना, यानी कि थीटा बराबर कितना, सीधे 60 डिग्री। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया। तो ऐसे ही आपसे डॉट प्रोडक्ट के सवाल पूछे जाएंगे। समझ में आ रहा है बात, डॉट प्रोडक्ट का सवाल आपसे इसी तरह से पूछा जाएगा, या तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर निकालने के लिए, या फिर कह देगा परपेंडिकुलर है पैरेलल है, डाटा दिया रहेगा, कुछ अननोन डाटा रहेगा, उसको निकालने के लिए। ठीक है, अब अगर आप इतना कर लेते हो तो इसके बाद मल्टीप्लिकेशन का एक दूसरा दौर शुरू होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट। अब देखो कि इस क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में, इसमें जो मल्टीप्लिकेशन का रूल होगा वो कौन सा होगा, क्रॉस का रूल होगा। अभी तक हम लोग हर जगह मल्टीप्लिकेशन की जगह पे क्या डालते थे, क्रॉस डॉट डालते थे, और डॉट में हम तुमको क्या रटवाए थे कि ए डॉट बी जो होगा वो कितना, ए बी कॉस थीटा के बराबर में। यहाँ पर ध्यान रखना कि यहाँ पर एक लाइन तुम याद रख लो कि जो ए क्रॉस बी होता है वो होता है कितना, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप के बराबर में, इंटू कितना, एन कैप के बराबर में। अब देखो कि ये एन कैप के बारे में क्या कहता है, कि ये एन कैप क्या है। तो जरा सा ध्यान दीजिएगा इस एन कैप के बारे में, कहता है क्या कि ये एन कैप जो है वो एन कैप है क्या, अ यूनिट वेक्टर, और नहीं लिखेंगे एन लिखेंगे तो अच्छा लगेगा, ग्रामर वाले नहीं तो मारेंगे। एन यूनिट वेक्टर, एन यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। वेक्टर ए और वेक्टर बी दोनों के परपेंडिकुलर जो है सो एक यूनिट वेक्टर होगा, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे, एन कैप बोलेंगे। अभी देखो थोड़ा सा लगेगा कि बाउंस करेगा, अभी जब प्रैक्टिकली इस बात को समझाने लगेंगे तो समझ में आ जाएगा, अभी बस याद कर। और ये जो है ए क्रॉस बी का जो रिजल्ट आता है वो आप ध्यान से देखिए कि ए मैग्नीट्यूड में है, बी मैग्नीट्यूड में है, साइन थीटा भी स्केलर है। तो इसमें तीनों चीज स्केलर है, लेकिन एक यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई हो गया, तो जो रिजल्ट मिलेगा वो कैसा रिजल्ट मिलेगा, वेक्टर मिलेगा। यूनिट से जब भी मल्टीप्लाई करते हैं यूनिट वेक्टर से, तो स्केलर कैसा क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी। तो सीधे सीधे यहाँ पर ये चीज देखिए कि जो ए क्रॉस बी है वो ए क्रॉस बी कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है ना, कैसा क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, जिसका डायरेक्शन whose डायरेक्शन इज गिवन बाय, जब वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों का बात करेंगे, लेकिन डॉट प्रोडक्ट में केवल मैग्नीट्यूड की बात हो रही थी, तो हम लोग डायरेक्शन का चर्चा कहीं पर नहीं किए थे, है ना। लेकिन यहाँ पर चूंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन जो होगा, whose डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। क्या, राइट हैंड थंब रूल। अब ये राइट हैंड थंब रूल क्या है ये अभी सीखोगे। राइट हैंड थंब रूल, ये चीज एकदम दिमाग में डाल के रखना, क्या, राइट हैंड थंब रूल से। अच्छा सर एन कैप के बारे में दो चीज आप बोले, एन कैप, हाँ स्क्रू रूल भी होता है, पाल्म रूल भी होता है, ठीक है। तो उतना सोचना नहीं है, बस राइट हैंड थंब रूल ये कॉमन लैंग्वेज है, आपको जो समझ में आए वो लगा दीजिए, सारे से काम होगा। तो एन कैप के बारे में क्या बोले कि एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। तो आओ भाई जरा सा डायग्राम से समझते हैं। मैं कह रहा हूं कि ये है एक वेक्टर बी और यहां पर है एक वेक्टर ए, है ना, ये है एक वेक्टर बी और ये है एक वेक्टर ए। अब कह रहा है क्या कि अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे, अगर हम ए क्रॉस बी लिखेंगे तो ए क्रॉस बी का कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड आएगा कि नहीं, गुना करने पर आएगा। और कह रहा है ये कि डायरेक्शन भी आएगा, डायरेक्शन के बारे में कह रहा है क्या कि परपेंडिकुलर आएगा दोनों वेक्टर के। तो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर का मतलब हुआ या तो यहां से बाहर के तरफ, है ना, परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ कि या तो यहां से बाहर के तरफ दोनों से, या तो दोनों से क्या, बाहर के तरफ, या तो दोनों से क्या, बाहर के तरफ, या तो दोनों से अंदर के तरफ भी। तो राइट हैंड थंब रूल क्या कहता है, कहता है कि अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है, अगर आपको ए क्रॉस बी लिखना है तो अपने राइट हैंड के 4 उंगली को, सारे लोग ध्यान दो, देखो कैसे,
अपने राइट हैंड के 4 उंगली को ए से बी के तरफ घुमाइए, और ए से बी के तरफ घुमाने में आपके अंगूठे का जो डायरेक्शन होगा वही ए क्रॉस बी का डायरेक्शन हो। तो देखो जब ए से बी में हाथ को घुमा रहा हूं तो अंगूठा किधर की तरफ है, और अगर बी से बाहर की तरफ घुमा रहा हूं तो अगर ए क्रॉस बी लेंगे तो इसका डायरेक्शन परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, और अगर बी क्रॉस ए लेंगे तो परपेंडिकुलर क्या होगा। अब देखो इसको पेपर पे कैसे दिखाएंगे, तो पेपर पर दिखाने के लिए मैं ए क्रॉस बी में इसको मान रहा हूं जो बाहर की तरफ है, ये क्या ए क्रॉस बी। अब इसके बारे में क्या कह रहा है कि ये बी के भी परपेंडिकुलर है और ए के भी परपेंडिकुलर है। समझ में आ रहा है बात। अब ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है, तो इसी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन का जो हम लोग बात कर रहे हैं एन कैप का, वो एन कैप जो है वो इसी दोनों के परपेंडिकुलर एक यूनिट वेक्टर है एन कैप। समझ में आ गया बात। कैसे पता करेंगे, तो राइट हैंड थंब रूल से। अब अगर बी क्रॉस ए निकालना रहता तो उंगली को कैसे घुमाते, बी से ए के तरफ, बी से ए के तरफ घुमाते तो किधर जाता, अंदर के तरफ। तो अंदर का तरफ मतलब बाहर के तरफ जो है उसके ठीक अपोजिट डायरेक्शन में ये होता क्या, बी क्रॉस ए, और ये भी दोनों के क्या होता, परपेंडिकुलर। ये भी दोनों के क्या होता, परपेंडिकुलर। एक ये है बाहर के तरफ तो दूसरा है किसके तरफ, अंदर के तरफ। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। अब एक चीज देखिए कि आपको मैं कभी पहले बताया था कि अगर 2 वेक्टर है भाई, एक वेक्टर ए और एक वेक्टर बी, और दोनों अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर माइनस बी लिखते हैं। पता है कि नहीं, वेक्टर ए इक्वल टू क्या लिखते हैं, वेक्टर माइनस बी। तो अच्छा ये ए क्रॉस बी और ये बी क्रॉस ए दोनों खाली अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो ये बताओ कि यहाँ से जो है सो ए क्रॉस बी को हम लोग नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब देखिए कि चूंकि इसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए जो है सो हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं। ये था इतना पूरा तुम्हारा क्या बेसिक कहानी। एन कैप के बारे में याद रखना है, क्या एन कैप के बारे में याद रखना है कि ये एक यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। और डायरेक्शन कैसे पता चलेगा कि परपेंडिकुलर आउटवर्ड के इनवर्ड, तो राइट हैंड थंब रूल्स। इतनी बातें समझ में आई। अगर इतनी नहीं समझ में आई तो कोई बात नहीं, जो काम का चीज है वो अब आएगा और यहां से तुमको समझ में आने लग जाएगा। देखो भाई हमारे पास 3 कोऑर्डिनेट एक्सिस है, एक है तुम्हारा ये एक्स एक्सिस, एक है तुम्हारा ये वाई एक्सिस। तुमको पता है कि एक्स एक्सिस, मैं जेड एक्सिस भी इधर में डॉटेड में बना देता हूं, ठीक है, लेकिन ये जेड एक्सिस हमारे काम का नहीं रहेगा। कलर ब्लैक चल रहा है लग रहा है। चलिए ये है क्या, जेड एक्सिस। अब देखिए इसमें कि आपको ये चीज पता होगा कि एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जो हम लोग यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, आई कैप। वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं। इतना चीज पता है। अब देखो आ जाओ, अब देखो कि अगर भाई यहां पर हम लोग बात करेंगे यूनिट वेक्टर के बारे में, अगर बात करेंगे किसके बारे में, यूनिट वेक्टर के बारे में, तो जैसे डॉट प्रोडक्ट में हम लोग पहले यूनिट वेक्टर लिए थे सेम वाला आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, अगर वैसा लो यहां पर हम लोग बात करें क्या, आई क्रॉस आई का, ठीक ना, आई क्रॉस आई का। तो तुम क्या पढ़े हो, ए क्रॉस बी, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। तो यहां पर क्या लिखोगे, मैग्नीट्यूड ऑफ आई ए, मैग्नीट्यूड ऑफ दूसरा वाला आई है ना, इंटू साइन कितना डिग्री, जरा सा देख लो। तो पहला वाला आई कैप ये रहा और दूसरा वाला भी आई कैप ये रहा, दोनों एक्स डायरेक्शन में, दोनों एक्स डायरेक्शन में। तो थीटा कितना, तो यहाँ बेटा कितना लिखेंगे, साइन इंटू एन कैप। अब एन कैप के बारे में क्या कहे कि ये एक यूनिट वेक्टर है किस डायरेक्शन में, तो ये राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा। तो अब राइट हैंड थंब रूल से पता चलेगा तो जरा सा हमको ये बता दीजिए आप कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना होगा, दूसरे आई का साइन 0 डिग्री का वैल्यू, साइन 0 डिग्री का वैल्यू 0। अब एन कैप के बारे में कह रहा है क्या कि आई और जे दोनों के बाद परपेंडिकुलर होगा,
तो दोनों के परपेंडिकुलर या तो बाहर के तरफ या तो अंदर के तरफ। अब कैसे पता चलेगा, तो राइट हैंड उठाओ, आई से जे के तरफ घुमाओ अंगूठा, किधर के तरफ, बाहर के तरफ। अब जरा सा इस जेड एक्सिस को थोड़ा सा बोलिए, तो ये जेड एक्सिस कैसा है, यहाँ से बाहर की तरफ, यही तो है। और जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर है उसका नाम क्या है, के कैप। तो भाई साहब इनटू एन कैप के जगह पर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 0 से मल्टीप्लाई होके पूरा रिजल्ट ये कितना आ जाएगा, समझ में आ रही है बात। अच्छा ये देखिए कि इसी तरह से अगर हम जे क्रॉस जे लिखें तो ये भी कितना आ जाएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री आएगा, पूरा को 0 कर जाएगा। अगर हम भाई साहब के क्रॉस के लिखें तो ये भी कितना आएगा, मतलब यहां पर देख रहे हैं क्या कि चाहे आई क्रॉस आई लो, चाहे जे क्रॉस जे लो, चाहे के क्रॉस के लो, इस तीनों का ही आंसर कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। और ये क्रॉस प्रोडक्ट का एक रिजल्ट हम लोगों को याद रखना है। अब इसी में आप कहिएगा क्या कि अगर एक्स वाई और जेड एक्सिस में हम डिफरेंट डिफरेंट यूनिट वेक्टर को ले तब क्या कहानी होगी, है ना, तब क्या कहानी होगी, तो जरा सा ध्यान से देखना। तब जो कहानी होगा वो क्या होगा वो देखो। तो फिर से बना लो एक कोऑर्डिनेट एक्सिस। कोऑर्डिनेट एक्सिस में ये रहा तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये रहा तुम्हारा वाई एक्सिस, और ये रहा तुम्हारा जेड एक्सिस। अब इस तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग ये है तुम्हारा एक्स, ये है तुम्हारा वाई, और ये है तुम्हारा जेड। इसके अलोंग जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो क्या है, आई कैप। इसके अलोंग जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो है क्या, और इसके अलोंग जो तुम्हारा यूनिट वेक्टर है वो है क्या, के कैप। अब मान लो कि हमको निकालना है आई क्रॉस जे, है ना। तो देखिए तो वेक्टर आई है एक्स डायरेक्शन में, वेक्टर जे कैप है किस डायरेक्शन में, यहाँ पर थीटा इक्वल टू कितना आ रहा है, 90 डिग्री। इतना में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब जरा सा देखिए भाई कि जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री आ रहा है तो आई डॉट जे को आप मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ जे इंटू साइन 90 डिग्री इंटू एन कैप लिखेंगे कि नहीं, लिखेंगे। अब देखिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई कितना, मैग्नीट्यूड ऑफ जे कितना, साइन 90 डिग्री कितना। अब आई बारी एन कैप की। फिर से देखो तुम्हारा एन कैप आई क्रॉस जे है, तो आई से जे के तरफ उंगली को घुमाओ, है ना, आई से जे के तरफ उंगली को घुमाओ, किधर के तरफ आएगा, बाहर के तरफ। जब बाहर के तरफ आएगा इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर कौन सा है, के कैप। तो इंटू कितना लिखोगे, के कैप। मतलब जो तुम्हारा आई क्रॉस जे का आंसर आ रहा है वो कितना आ रहा है, के कैप। अच्छा सर अगर हम यहीं पर जे क्रॉस आई कर देंगे तो ये तो मॉड आई इंटू मॉड जे इंटू साइन 90 डिग्री हो जाएगा और इंटू एन कैप भी हो जाएगा। तो भाई साहब ये तो समझ में आ रहा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ आई मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 डिग्री। अब एन कैप क्या होगा, तो देखो क्या लिखे हैं, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई लिखे हैं। तो जे से आई के तरफ मेरा उंगली घूम रहा है, अंगूठा किधर के तरफ, तो अगर बाहर के तरफ के है तो अंदर के तरफ माइनस के होगा, होगा कि नहीं। अगर बाहर के तरफ के है तो अंदर के तरफ तो माइनस के होगा। तो भाई साहब यहाँ पर तुम कितना लिखोगे, 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू कितना, माइनस के कैप। और देखो कि जे क्रॉस आई जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, माइनस। सर कब तक ये उंगली घुमाना चलता रहेगा, कुछ ऐसा उपाय बताइए कि एक लाइन में ये काम हो जाए, ज्यादा उंगली नहीं घुमाना पड़े, है ना। तो आप क्या करिए कि एक चीज यहां से पहले कंक्लूजन बनाइए कि देखिए ए डॉट बी अलग आ रहा है और बी क्रॉस ए क्या आ रहा है, अलग आ रहा है, दोनों का आंसर अलग आ रहा है। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था आपका कि ए डॉट बी और बी डॉट ए जो दोनों आता था वो कितना आता था, इक्वल आता था कि नहीं। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में आपका क्या हो रहा है कि ए क्रॉस बी जो है वो बी क्रॉस ए के इक्वल नहीं है, नेगेटिव साइन के साथ है। ये चीज देख लीजिए, इक्वल नहीं है। तो इक्वल नहीं है तो क्या है भाई, इक्वल नहीं है तो है क्या कि जो ए क्रॉस बी है तुम्हारा वो नेगेटिव ऑफ बी क्रॉस ए के बराबर में है। ये चीज याद रहेगा कि नहीं रहेगा, रहेगा। क्योंकि देखो ए क्रॉस बी निकाले तो क्या आया और बी क्रॉस ए निकाले तो माइनस के आया, इसका मतलब एक माइनस का डिफरेंस है दोनों के बीच में। लेकिन डॉट प्रोडक्ट में ऐसा कुछ नहीं होता था, ए डॉट बी निकालो चाहे बी डॉट ए निकालो आंसर बराबर आता था। अरे x1 वाला ऊपर लिखें चाहे y1 वाला ऊपर लिखें, बात बराबर है ना। तो ये रिजल्ट आप लोग याद रखेंगे और कहिएगा कि सर इसका प्रूफ क्या है। तो इसके प्रूफ के लिए आप आ जाइए थोड़ा सा यहाँ पे।
ग्राफिकली भी देखे थे कुछ देर पहले कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो माइनस साइन के साथ लिखेंगे। क्लियर इतनी बातें? अब जब इतनी बातें आपको क्लियर है तो सर ये रटने के उपाय से थोड़ा सा मुक्ति दिलवाइए और बढ़िए थोड़ा सा आगे, ठीक ना? तो चलो आगे बढ़ते हैं और देखो कि इसको रटने से बचने के लिए क्या करना है, तुमको एक सर्कल ड्रॉ कर लेना है। तुमको क्या करना है? एक सर्कल ड्रॉ कर लेना। ये हो गया तुम्हारा एक सर्कल। अब क्या करो कि इस सर्कल में तुम 3 जगह पर एरो लगाओ क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखो ये रही घड़ी, सुई चल रही है ऐसे, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मैं 3 जगह एरो लगाता हूं, एक ये और एक ये। इसका नाम मैं रखता हूं आई कैप, इसका नाम मैं रखता हूं जे कैप और इसका नाम मैं रखता हूं के कैप। एक ऑर्डर में नाम रख लिए। अब देखो कि जब भी तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आई क्रॉस जे, तो आप देखिए कि आई से जे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम चल रहे हैं, इस एरो के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो जो इस दोनों का रिजल्ट होगा वो तीसरा वाला हो जाएगा। समझ में आया? अगर आप चलिएगा क्या जे क्रॉस के, तो जो इसका रिजल्ट होगा जे क्रॉस के इसी डायरेक्शन में चल रहे हैं, रिजल्ट हो जाएगा तीसरा वाला आई कैप। अगर आप चलिएगा क्या के क्रॉस आई, तब जो रिजल्ट होगा वो तीसरा वाला कितना? जे कैप। लेकिन बेटा अगर यहीं पर तुम अपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू कर दो, जैसे क्या जे क्रॉस आई, ठीक ना? जे क्रॉस आई, तो देखिए जे से आई के तरफ जाने के लिए मुझे एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज घूमना कर रहा है तो होगा तीसरा वाला ही, लेकिन विथ नेगेटिव साइन। तो कितना लिखोगे? माइनस के कैप। अगर तुमको लिखना है के क्रॉस जे, तो होगा तीसरा वाला ही, लेकिन माइनस साइन के साथ। अगर तुम लिख रहे हो आई क्रॉस के, तो आई क्रॉस के में होगा तीसरा वाला ही, लेकिन होगा माइनस साइन के साथ, ठीक ना? तो इसमें सीधे सीधे क्या रखना है? सीधे सीधे ये रखना है कि अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होंगे तो तीसरा वाला होगा, कौन होगा? तीसरा वाला विथ क्या? सीधे तीसरा वाला, कोई विथ नहीं, सीधे तीसरा वाला हो जाएगा, है ना? और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज चल रहे हैं, तो एंटी क्लॉकवाइज में जो रिजल्ट होगा वो तो होगा तीसरा वाला, ठीक ना? तीसरा वाला, लेकिन क्या? विथ नेगेटिव साइन। तीसरा वाला होगा क्या? विथ नेगेटिव साइन। ये चीज याद रहेगा। अब बोलो कि इतनी बड़ी कहानी एक सर्कल से याद रहेगा कि नहीं रहेगा? है ना? सीधे याद रखना है कि ऐसे घूमेंगे तो तीसरा वाला, है ना? और अगर ऐसे घूमेंगे तो भी तीसरा वाला, लेकिन तीसरा वाला में क्या? विथ नेगेटिव साइन। बोलो हाँ कि ना? कोई दिक्कत? ये थी यूनिट वेक्टर की पूरी ये कहानी, जिसमें हम लोग यूनिट वेक्टर के क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में जाने हैं, है ना? अब सर यूनिट वेक्टर की कहानी तो सेम वाली और डिफरेंट वाली भी समझ में आ गई। सेम वाले में जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे आंसर कितना आएगा? 0। क्यों? कि साइन 0 डिग्री और साइन 0 डिग्री टोटल को क्या कर बैठेगा? 0 कर बैठेगा। अगर भाई साहब डॉट प्रोडक्ट में हम लोग लेते थे सेम वाला, तो आंसर कितना आता था? 1। क्यों? कि cos 0 डिग्री होता था और cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना आता था? 1। अब ये पूरी कहानी के बाद जो तुम्हारा अगला टॉपिक आएगा इसी में क्रॉस प्रोडक्ट में, कि अगर वेक्टर दिया हुआ रहे और वेक्टर रहे तुम्हारा इस फॉर्म में, किस फॉर्म में? कि वेक्टर a इक्वल टू कहे तुम्हारे पास कि x1 आई कैप प्लस y1 जे कैप प्लस z1 के कैप, और दूसरा वेक्टर कहे क्या? कि वेक्टर b इक्वल टू है सर x2 आई कैप प्लस y2 जे कैप प्लस z2 के कैप। तो आपसे पूछे कि a क्रॉस b किसके बराबर में होगा, ठीक ना? तो इसके लिए आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़ा सा मैथ। इसके लिए आपको थोड़ा सा क्या पढ़ना पड़ेगा? मैथ। वो भी किस क्लास का? क्लास 12th का। और क्लास 12th का टॉपिक कौन सा होगा? डिटरमिनेंट। क्या होगा टॉपिक? डिटरमिनेंट। तो अब मेरे ख्याल से मुझे फिजिक्स का टॉपिक छोड़ करके थोड़े से मैथ्स की तरफ कदम बढ़ाना चाहिए। क्या बोलते हैं? बढ़ाना चाहिए कि नहीं? अब डिटरमिनेंट का 1-2 स्टेप सीखेंगे, उसके बाद इस टॉपिक को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया बात?
तो ये अभी तक जो तुमको मैं पढ़ाया वो क्या पढ़ाया हूँ, यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट। यूनिट वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए क्या पढ़े कि अगर आपको ए क्रॉस बी चाहिए तो आप सीधे सीधे यूज करेंगे क्या, ए बी साइन थीटा का, और ए बी साइन थीटा विथ एन कैप। डॉट प्रोडक्ट में क्या पढ़े थे कि अगर ए डॉट बी निकालना है तो सिंपल सिंपल क्या, ए बी कॉस थीटा का। इतना चीज पढ़ चुके हैं। अब देखो कि जो मैथ्स का टॉपिक आएगा डिटर्मिनेंट, वो डिटर्मिनेंट क्या चीज है, ठीक ना, कैसे डिटर्मिनेंट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, किस तरह से डिटर्मिनेंट के एलिमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और क्या ऑर्डर वॉर्डर होता है, इसके बारे में अभी चर्चा करते हैं आगे 10 मिनट, ठीक है। उसके बाद फिर कल आपको पूरा डिटर्मिनेंट ही पढ़ाएंगे, और कल पूरा डिटर्मिनेंट पढ़ाने के बाद आपके इस सवाल का जवाब उसके अगले दिन मिलेगा, और उसी दिन आपका वेक्टर का अध्याय समाप्त हो जाए। समझ में आया? शुरू किया जाए डिटर्मिनेंट। चलो देखो, ये टॉपिक है क्या, इस टॉपिक को कहते हैं क्या, डिटर्मिनेंट। अब सुनो, इस टॉपिक को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेंट। अब ये डिटर्मिनेंट क्या होता है, तो देखो इस डिटर्मिनेंट के बारे में एक वर्ड में कहो क्या, कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ क्या, नंबर्स। अब इस नंबर्स के बारे में क्या कहेगा कि ये नंबर्स कैसे भी नंबर्स हो सकते हैं। ये नंबर रियल नंबर हो सकते हैं, ये नंबर इमेजिनरी नंबर हो सकते हैं, ठीक ना, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ठीक ना, ये नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकते हैं, ये नंबर तुम्हारा पॉजिटिव हो सकता है, ये नंबर तुम्हारा नेगेटिव हो सकता है, ये नंबर तुम्हारा इंटीजर हो सकता है, ये नंबर तुम्हारा फ्रैक्शन हो सकता है। मतलब किसी भी तरह के नंबर को अगर तुम रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट में दे दिए तो उसको क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। डिटर्मिनेंट का जो सिंबल है, जो डिटर्मिनेंट का जो तुम्हारा सिंबल है वो सिंबल है मॉड। समझ में आया? जैसे देखिए एग्जाम्पल में देखिए, मैं लिख दूं 2 3 4 5 7 9 और इसको क्या करूं, बंद कर दूं। तो ये रेक्टेंगुलर है कि नहीं, लेंथ अलग ब्रेथ अलग, रेक्टेंगुलर है, और इसको इस सिंबल में बंद कर दिए तो ये क्या हो गया, डिटर्मिनेंट, ठीक ना। आप देखिए जरा सा कि अगर इसका आप एग्जाम्पल लें तो देखिए 4 7 9 2 0 -3 7 by 5 4 3 साइन थीटा आयोटा 4, ठीक ना, ये भी क्या है, एक डिटर्मिनेंट। क्यों, ये नंबर कैसा भी नंबर हो सकता है, तुमको जो मन में आए लिख दो, बस ध्यान ये रखना है कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। आप देखिए कि अगर मैं ऐसे लिख दूं 2 3 5 और कहूं कि बताओ ये डिटर्मिनेंट है कि नहीं है, तो तुम कहोगे क्या कि ये डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों कि रेक्टेंगल होने के लिए इस जगह पर भी किसी न किसी एलिमेंट का होना चाहिए, इसीलिए ये डिटर्मिनेंट नहीं है। क्यों कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट नहीं है। समझ में आ गया बात? अब देखिए कि जितने भी आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं, इसमें जितने भी आपको वर्टिकल लाइंस दिख रहे हैं किसी भी डिटर्मिनेंट में, उसको बोलते हैं क्या, रो। कैसे, जैसे मान लो ये है 2 3 5 7 3 4 -9 2 रूट अंडर आयोटा 4 5 by 7 3 कुछ भी, ऐसा एक डिटर्मिनेंट है ना, ठीक है। तो इसमें देखो कि इस चीज में जो तुमको ये वाली पूरी कहानी दिख रही है, एक लाइन परी हुई सी लाइन, इसको बोलेंगे क्या, फर्स्ट रो। इसको क्या बोलेंगे, फर्स्ट रो, और रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, R1 से, ठीक है। जो आपको दूसरी ये परी हुई लाइन दिख रही है, इस परी हुई लाइन को क्या बोलेंगे, सेकेंड रो, और इस सेकेंड रो को क्या बोलेंगे, R2। जो ये तीसरी परी हुई लाइन आपको दिख रही है, इसको बोलेंगे क्या, थर्ड रो, और इसको हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे किस चीज से, R3 से। इसी तरीके से आपको कुछ चीजें जो खरी लाइन भी आपको दिख रही होगी, जैसे ये देखिए, इसको बोला जाता है क्या, कॉलम 1, कॉलम 1, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से, C1 से। इसी तरीके से जो ये परी हुई लाइन आपको दिख रही है, इसको बोला जाएगा क्या, कॉलम 2, ठीक ना, कॉलम 2, और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से, C2 से। इसीलिए जो ये आपको परी हुई लाइन दिख रही है, इसको बोला जाएगा क्या,
कॉलम 3 और इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा किस चीज से, C3 से। और एक और जो लास्ट में तुमको दिख रहा है इसको क्या बोला जाएगा, C4। ठीक ना, इसको क्या बोला जाएगा, C4। मतलब जब भी रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का बात करेंगे तो कुछ ना कुछ हमको रो दिखेगा और कुछ ना कुछ हमको कॉलम दिखेगा। और जितने भी इस डिटर्मिनेंट में आपको नंबर दिख रहे हैं वो सारे नंबर को क्या बोला जाता है, एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक ना, तो सीधे सीधे बात ये क्या कि जितने भी आपके इंडिविजुअल नंबर, ठीक ना, ऑल इंडिविजुअल नंबर इनसाइड डिटर्मिनेंट is known as element, इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। इसको क्या बोला जाता है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट। जितने भी हैं, अब देखो ये 2 है तो 2 क्या है, एक अलग एलिमेंट है इस डिटर्मिनेंट का। ये 3 है तो ये 3 क्या है, एक अलग एलिमेंट है डिटर्मिनेंट का। अब देखिए कि हर एक एलिमेंट का अपना अपना एक फिक्स पोजीशन है। हर एक एलिमेंट का मतलब क्या है, अपना अपना एक फिक्स पोजीशन है। जैसे इस 4 के बारे में देखो तो ये तीसरे रो का है और दूसरे कॉलम का है। अब तीसरे रो और दूसरे कॉलम में बस यही चौथा नंबर का, ये 4 नंबर जो है यही तो है। अगर आपको कोई आदमी कहे कि -9 तो ये सेकेंड रो का और थर्ड कॉलम का है। ये एक पार्टिकुलर पोजीशन है उसका, इस पोजीशन को कोई बदल नहीं सकता है। तो हर एक एलिमेंट का क्या होता है, अपना एक पार्टिकुलर पोजीशन होता है। ठीक ना, अब देखो कि एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो एलिमेंट को जो रिप्रेजेंट किया जाता है, एलिमेंट ऑफ डिटर्मिनेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय AIJ। क्या, AIJ। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि A इज एन एलिमेंट ऑफ ith रो एंड jth कॉलम। इसका मतलब क्या हुआ कि A एक एलिमेंट है जो आइमा रो का और जेमा कॉलम का। बात समझ में आ गया। जैसे देखिए कि अगर कोई डिटर्मिनेंट मैं बनाऊं तो आप देखिए A11 लिखेंगे, पहला रो भी इधर होगा और पहला कॉलम भी इधर होगा, है ना। अगर मैं लिखूं A12, पहला रो दूसरा कॉलम। अगर मैं लिखूं A13, पहला रो तीसरा कॉलम। अगर मैं यहां लिखूं A2, क्योंकि अब दूसरा रो चालू हो गया और कॉलम अभी क्या है। अगर मैं लिखूं A22, दूसरा रो दूसरा कॉलम। अगर मैं लिखूं क्या A23, मैं लिखूं क्या A3। अगर मैं क्या लिखूं A3, मैं लिखूं क्या A3। अब देखो कि ये जो है एक डिटर्मिनेंट हो गया, इसको कैपिटल लेटर या फिर ट्रायंगल या फिर डी किसी भी चीज से डिनोट किया जाता है। अब ये एक डिटर्मिनेंट हो गया। अब देखो इस A11 का मतलब क्या हुआ कि ये जो एलिमेंट है वो पहले रो और पहले कॉलम का है। तुम देख लो ध्यान से, ये वाला चीज क्या है तुम्हारा R1, ये वाला चीज क्या है तुम्हारा R2, ये वाला चीज क्या है तुम्हारा R3, इधर वाला चीज क्या है तुम्हारा C1, ये क्या है C2 और ये क्या है C3। समझ में आ रही है बात। तो क्या कह रहा है ये कि हर एक 2 का मतलब दूसरे रो और दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। कोई भी अगर बोलोगे तो जो पहला है वो रो को बता रहा है और दूसरा जो है वो कॉलम का। मतलब हर एक एलिमेंट का अपना एक पार्टिकुलर पोजीशन है ना। और देखिए कि अगर आपसे एक टर्म और पूछे क्या कि ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, एक टर्म और क्या आता है, ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक ना, तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट जो होता है वो होता है क्या, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम। अब देखो कि ये जो डिटर्मिनेंट दिख रहा है इसमें कितने रो हैं, R1 R2 R3 3। कॉलम कितने हैं, ये भी 3। तो भाई इसका जो ऑर्डर लिखेंगे वो कितना, 3 गुने बराबर 9।
केवल 3 into 3 का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा डिटर्मिनेंट जिसमें केवल 3 रो और 3 9 लिख देने से ये बात पता नहीं चलेगा, है ना। 9 लिख देने से 1 into 9, है ना, 3 into 3, 9 into 1, अलग अलग चीजें आ रही है। तो ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट का मतलब केवल ये समझने के लिए है कि जो पहला वाला नंबर यहाँ दिख रहा है उस डिटर्मिनेंट में उतना रो है, जो दूसरा वाला नंबर यहाँ दिख रहा है उस डिटर्मिनेंट में उतने कॉलम है। बात समझ में आ रही है? पोजीशन लिखना आपको समझ में आ गया है? अगर इतना बात समझ में आ गया तो और हमको आप 2 मिनट का समय दीजिए और बताइए कि ये जो था आपका जनरल डिटर्मिनेंट, क्या A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, है ना। अब इससे आप कंपेयर करिएगा कि अगर आपको बोले कोई आदमी क्या कि इस तरह से है एक डिटर्मिनेंट, तो एक डिटर्मिनेंट कोई भी दे दिया, डेल्टा इक्वल टू, ये इधर से कोई मतलब इसको नहीं है, 2 3 5 -7 9 4 3 2 1, तुमसे कहे कि बताओ फाइंड A12 कितना है, तुमसे कहे बताओ A23 कितना है, A32 कितना है। एलिमेंट पहचानने के लिए तो देखो करना क्या है कि कह रहा है क्या कि A12 मतलब पहला रो दूसरा कॉलम, पहला रो के एलिमेंट को काटो, काट दिए, है ना। कह रहा है क्या दूसरा कॉलम के एलिमेंट को काटो, दोनों बार में कौन सा नंबर कटा, पहला रो को काटे तब भी 3 कटा और दूसरा कॉलम को काटे तब भी। इसका मतलब जो A12 हो जाएगा वो कितना, अगर कह रहा है 2 3 बताओ तो दूसरे रो को काटो और तीसरे, दोनों बार में कौन सा नंबर कटा, 4, इसका मतलब ये 2 3 कितना हो जाएगा। कहे 3 2 बताओ तो तीसरे रो को काटो और दूसरे कॉलम को काटो, दोनों बार में कौन सा नंबर कटा, इसका मतलब जो A32 होगा वो कितना होगा। बातें समझ में आई कि नहीं? एलिमेंट पहचानना समझ में आया कि नहीं? अगर इतना चीज आपको समझ में आ गया तो मैं अगले दिन आपको बताऊंगा क्या, कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटर्मिनेंट, ठीक ना। डिटर्मिनेंट का कंस्ट्रक्शन कैसे किया जाएगा, अच्छा ये चीज तुम्हारे मैथ्स में भी काम आ जाएगा तुमको, ठीक है। और दूसरा चीज मैं सिखाऊंगा क्या, एक्सपेंशन, ठीक ना, एक्सपेंशन ऑफ डिटर्मिनेंट। ये दोनों चीज मैं कल पढ़ाऊंगा, इस पे क्वेश्चन करवाऊंगा और फिर अगले दिन हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। समझ में आई बात? इतना निश्चित रूप से आप पढ़ के आएंगे अगले दिन। काफी आज के लिए, क्या बोले?